कल हम लोग बात कर रहे थे आपका ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति जारी करेंगे उसका जुडिशियल रिव्यू ये हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन थी, विदाउट सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट कंडीशन दे कैन नॉट इश्यू द ऑर्डिनेंस। और उनसे अपेक्षा क्या है? अपेक्षा ये कि स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग वो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर ही है। वो एग्जीक्यूटिव पावर के उपयोग इसी को करते हैं जब वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। यद्यपि उसका जो नेचर होगा, कैरेक्टर होगा, वो लेजिस्लेटिव इन नेचर हो जाएगा और इसीलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कृत्य एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि जो कर रहा है वो उसे एग्जीक्यूटिव हैसियत में कर रहा है। और एग्जीक्यूटिव हैसियत में तो सीधी सी बात है कि एग्जीक्यूटिव हैसियत में जो काम किया जाना चाहिए उस पर जो रक्षोपाय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताए गए वो सारे के सारे एप्लीकेबल होना चाहिए। नॉर्मल रूल यही है, सामान्य नियम यही है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अगर कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये डिस्चार्ज करेगी तो फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन को विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये रखने के लिए जितने प्रकार के सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशन में सुझाए गए हैं वे सारे सिक्योरिटी मेजर और सारे सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल होने चाहिए। नॉर्मल रूल यही है, विद इन द बाउंड्स रहना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव जब कभी कोई एग्जीक्यूटिव कृत्य करेगी तो उसे विद इन द बाउंड्स रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, सदा और सर्वदा रहता ही है। आपको बताया था कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण ये संविधान के किसी एक उपबंधों में नहीं है, ये संविधान के अनेकों उपबंधों में लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जहां भी ये अपेक्षा की गई है संविधान के द्वारा कि इस संविधान के उपबंधों के मुताबिक ही ये काम होना चाहिए, तो देखेगा कौन? ऑब्जर्व कौन करेगा? वहां ऑब्जर्वेशन चाहिए, और जब ऑब्जर्वेशन चाहिए तो डेफिनेटली वहां जुडिशियल रिव्यू की ताकत सुप्रीम कोर्ट को आ रही है, वहां जुडिशियल रिव्यू की ताकत हाई कोर्ट को आ रही है, क्योंकि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हीं को दी है। तो सीधी सी बात है कि एग्जीक्यूटिव एक्ट कोई हो उसे विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू नामक इक्विपमेंट्स या उपकरण का इस्तेमाल होगा ही होगा, यही सामान्य नियम है। और जुडिशियल रिव्यू ये अवेलेबल ही है। लेजिस्लेटिव एक्ट और आपका जो एग्जीक्यूटिव एक्ट है इसको विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी संवैधानिकता के परीक्षण के लिए ही जुडिशियल रिव्यू ये संविधान में है। और इसे अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित किया जा चुका है, किसमें? मिनर्वा मिल। और मिनर्वा मिल के बाद देयर आर सो मेनी केसेस इन विच दे हैव डिक्लेयर्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मीनिंग देयरबाय पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी एक्ट और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आल्सो टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइप एग्जीक्यूटिव एक्ट है, इसीलिए ये महत्व का हो जाता है कि जिसके जुडिशियल रिव्यू पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी सहमत नहीं है। और कल हमने बात शुरू की थी भगत सिंह बनाम इंपरर से कि पहली बार लॉर्ड ड्यूनेडिन ने कहा, और वो बात भी गलत नहीं दिखती, रेशनल दिखती है, तार्किक दिखती है कि इमरजेंसी, मीनिंग देयर बाय इमरजेंसी दैट इज द सिचुएशन, दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर, ठीक है, विच कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। और जब इमीडिएट एक्शन आप लेंगे तो सोचने और समझने की समय और ताकत ये होती नहीं आदमी में। हमने उदाहरण दिए थे कि लॉ ऑफ प्लॉट्स हम लोगों ने पढ़ा था, ओरोपेसा, चौरसिया बस कंपनी। देयर आर सो मेनी केसेस
और ये एक ऐसा तथ्य है जो जीवन में आप 20 बार घटित होते देखेंगे ही। जब आप इमरजेंसी की सिचुएशन में होंगे तो उतना बेहतर नहीं सोच सकते। कहा जाता है, हम ही नॉर्मल खड़े होते हैं डायस के सामने, उन्होंने सवाल किया तो हम कहते हैं समय दीजिए। दिमाग एकदम काम नहीं करता, आप हमें समय दो, हमें सोचने का अवसर तो दो, हम सोचकर फिर बताते हैं क्या है स्थिति। लेकिन इमरजेंसी दैट इज द सिचुएशन इन विच यू डोंट हैव द टाइम, यू मस्ट एक्ट इमीडिएटली। तो इसलिए यहां पर एक्ट एग्जीक्यूटिव जरूर है, लेकिन फिर भी जुडिशियल रिव्यू को अलाउ करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। क्योंकि वही बात है कि कोई भी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी और किसी भी कानून में किसी को भी सिर्फ इसलिए नहीं दी गई कि वो बहुत ईश्वर का वंशज है या कोई उसकी पोस्ट बहुत डिग्निटीफुल है इसलिए उसे गरिमा के नाते वे अधिकार दिए गए। सबकी जरूरत है इसलिए दिए गए। तो ये ठीक है कि एग्जीक्यूटिव एक्ट है, और यह भी ठीक है कि इसका प्रभाव विधायी कृत्य के समान है। ऐसा लगता है मानो अधिनियम बन गया संबंधित विषय पर, और जबकि अधिनियम नहीं बना, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव कम से कम 7.5 महीने के लिए तो यही होगा कि अधिनियम बन गया, और उन 7.5 महीनों में जो भी काम किए जाएंगे, भले ही आगे वो ऑर्डिनेंस एक्ट के रूप में कंटिन्यू न भी हो, तो भी वे काम कभी अवैध नहीं समझे जाएंगे। वो काम ठीक ही है, भले ही वो ऑर्डिनेंस आगे कैरी ऑन एक्ट के रूप में न हो। यद्यपि आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो वो एक्ट न बन पाए, लेकिन इसके बाद भी उसके अधीन जो काम किए जाएंगे वे सब वैध हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव एक्ट जो 7.5 महीनों के लिए देश के नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार इसको अपने लपेटे में ले सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाए या न किया जाए, ये बहुत महत्व का सवाल है। ये आसान नहीं है डिसाइड कर देना, क्योंकि सवाल ये कि एक और इमरजेंसी सिचुएशन है, और इमरजेंसी सिचुएशन उसमें बहुत सोच विचार इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, और दूसरी ओर ये स्थिति। लेकिन एक व्यवहारिक दृष्टिकोण यही हमें रखना चाहिए, और व्यवहारिक दृष्टिकोण यह है कि ठीक इमरजेंसी में सारे काम किए गए, माना ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इमरजेंसी थी, इस बात का तो जुडिशियल रिव्यू हो, इस बात का तो जुडिशियल रिव्यू हो कि इमरजेंसी थी भी या नहीं है। ठीक है, मान लिया लॉर्ड ड्यूनेडिन की भी मान ली है। लॉर्ड ड्यूनेडिन यही तो कह रहे, इमरजेंसी इज ए स्टेट ऑफ अफेयर। वो एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति से ठीक निर्णय, एकदम एक्यूरेट निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं की जाती। और ओपेसा में यही था, चौरसिया बस कंपनी में यही था, एकदम ठीक निर्णय व्यक्ति ले ले इसकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी की है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन को आप इमरजेंसी बना दो, ये तो बात ही गलत है। ये ठीक है, आपने इमरजेंसी में ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसी इमरजेंसी थी उस इमरजेंसी में, उस इमरजेंसी से निपटने के लिए जितने शक्ति या जितने बल प्रयोग की जरूरत थी आपने उससे ज्यादा कर दिया, या आपने उससे कम किया, जिसके कारण से नुकसान हुआ, या तो कम या ज्यादा, ये क्षम्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इमरजेंसी, इसमें व्यक्ति एकदम काम एंड कूल होकर डिसीजन कैसे ले सकता है? ले नहीं सकता।
तो यहां तक तो बात एकदम सही है कि इमरजेंसी थी, यू हैव टेकन अ डिसीजन एंड टाइम हैज प्रूव्ड दैट दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट. You may take another decision in that particular situation, but you have not taken. It's okay. ठीक है, because that situation belongs to emergency. कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप इमरजेंसी के नाम पर नाटक कर रहे थे. There was no emergency. आपने इमरजेंसी शो की. ये कितना उचित कहा जाए. और फिर आपने अपने कथन को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव एक्टेड टू जस्टिफाई योर पर्टिकुलर एक्ट एंड दैट इज व्हाई यू आर सेइंग दैट दैट सिचुएशन बिलोंग्स टू इमरजेंसी. इमरजेंसी थी जबकि नहीं थी. ये तो बात ही गलत है. तो कम से कम इसका जुडिशियल रिव्यू होना ही चाहिए. लेकिन अभी तक जो उपलब्ध स्थिति है उसमें ये अभी भी ओपन क्वेश्चन बना हुआ है. इस पर कोई कंक्रीट व्यू नहीं आया. यद्यपि दोनों तरफ आर्गुमेंट संभव है और दोनों तरफ हुए. दोनों तरफ संभव भी हैं और दोनों तरफ हुए भी हैं. इस पर कोई विवाद नहीं है कि अगर वाकई इमरजेंसी थी तो आपने जो कुछ किया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर नहीं थी और आपने सिर्फ कुछ भी करने के लिए इमरजेंसी को शो कर दिया, ये गलत है. ये नहीं हो सकता. ये स्थिति अभी भी एक ओपन क्वेश्चन बनी हुई है. अच्छा चलिए, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कुछ लोग सिचुएशन को इमरजेंसी की सिचुएशन मान सकते थे और कुछ लोग नहीं मानते. क्योंकि कुछ लोग, भाई अगर ज्योतिष की भाषा में बात करें तो जिनका मंगल मजबूत है वो बहुत साहसी होते हैं. ठीक है, इसलिए हम तो पहले भी कहते हैं कि ज्योतिष अगर विज्ञान नहीं है तो ऐसा क्यों है कि जितने सैन्य जनरल हैं सबके मंगल बहुत शानदार होते हैं, बहुत उच्च का मंगल होता है उनका. जितने अच्छे टीचर हैं सबके बृहस्पति ये बहुत अच्छा होता है. काय है ये? इसका मतलब देयर इज समथिंग. ये संयोग नहीं हो सकता. संयोग में एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, सभी का कैसे? सभी का कैसे मीनिंग देयर भाई कुछ है जो अभी अजाना है, अनजान है. तो जो कुछ अनजान है वो नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते. ऐसा सिर्फ मूर्ख कहेगा. जो ज्ञानवान है वो ये कहेगा कि हम जानते नहीं लेकिन लगता तो यही है कि कुछ ना कुछ तो है. तो जो सैन्य जनरल हैं वो तो अक्सर बहुत कठिन परिस्थितियों में फंसते हैं. बहुत कठिन परिस्थितियों में. इधर गए तो कुआं, इधर गए तो खाई. अब इसमें डिसीजन लेना है, क्या करें? बड़े साहसी होते हैं, ले लेते हैं, रिस्क लेते हैं. लेकिन एक टीचर से अपेक्षा करो आप वो इतना रिस्क ले ले, नहीं लेगा. उसकी सोचने विचारने की आदत है. दोनों की जरूरत है. उसकी वहां जरूरत है, इसकी यहां जरूरत है. महत्वहीन कोई नहीं है. और हमारी सबसे गंदी आदत यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर जो हमारे रोल मॉडल, आप जिसे मानते हो अपनी विचारधारा के आधार पर आप जिसे भी रोल मॉडल मानते हो, वो जिसे जो कुछ कह दे आप वही कहने लगते हैं. जो तुमने कह दिया अन्नदाता तो तुमने मान लिया किसान अन्नदाता है. अच्छा वह कहां से अन्नदाता? क्या फ्री में दे गए? बेचा नहीं था. तो फिर हम कपड़ा दाता हैं क्योंकि हम कपड़ा उत्पादित करते हैं. ये नमक उत्पादित कर, ये नमक दाता हो गई. वो शिक्षा दाता हो गए, सब दाता ही हो गए. याचक तो खाली हम ही बचे. फिर ये कौन तरीका है? ठीक है, कोई नहीं. सबका अपना महत्व है और सब अपने ही स्थान पर महत्वपूर्ण है. कोई न छोटा है न बड़ा है, न कोई प्रोफेशन बहुत नोबेल है और न कोई प्रोफेशन बहुत खराब है. क्योंकि हर प्रोफेशन की जरूरत है. इसलिए कोई महत्व का नहीं और कोई महत्वहीन नहीं. सबकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है. तो जो जनरल हैं बहुत कठिन परिस्थितियों की, सामान्य परिस्थितियों की तरह, बहुत कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल सामान्य स्थिति की तरह निर्णय ले लेते हैं
ये आसान है कि F-16 उड़ रहा है जो सबसे अल्ट्रामोड एयरक्राफ्ट बताया जाता है, और आप मिग 21 और मिग 23 जो 50 और 60 के दशक के विमान हैं उन्हें लेकर उसका मुकाबला करो। ये मजाक है, ये आसान है, सामने मौत है। लेकिन अभिनंदन ने ऐसा किया, ठीक है, और सिर्फ किया ही नहीं, सफलतापूर्वक किया। तो ये हिम्मत हम में से कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम सोचने विचारने वाले लोग हैं। लेकिन इसके कारण अभिनंदन देवता हो गए? नहीं, वहां उनकी जरूरत है, यहां हमारी जरूरत है। अभिनंदन बनेंगे यहीं, बनेंगे यहीं, ठीक है। तो इसलिए महत्व सबका है। तो जो मिलिट्री के जनरल हैं वो बहुत कठिन परिस्थितियों को भी सामान्य परिस्थितियों की तरह लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो उसे इमरजेंसी मानते हैं। अब सवाल ये, यही एसआर बम्बई में पढ़ा था हम लोगों ने कि ठीक है, इस बात का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा कि जो मटेरियल आपने रखा है उसके आधार पर प्रत्येक युक्ति संगत मनुष्य इस निर्णय पर आएगा कि इमरजेंसी है, इसकी भी जरूरत नहीं। लेकिन कम से कम इतना मटेरियल तो होना चाहिए कि डरपोक से डरपोक आदमी भी कम से कम ये मान ले कि इमरजेंसी थी। अरे कोई तो मान ले। अगर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसे एक युक्ति संगत मनुष्य, जो चाहे बहादुर है चाहे डरपोक जैसा भी है, वो ये मान ले कि इमरजेंसी है, तब कैसे मान ले इमरजेंसी है? अरे कुछ तो हो। ठीक, इमरजेंसी मानने के लिए एक युक्ति संगत मनुष्य जिस स्तर की परिस्थितियों की अपेक्षा करेगा उतनी नहीं है, लेकिन कुछ तो हो। इफ देयर इज नो मटेरियल, कुछ है ही नहीं, आप हमारे समक्ष कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सके जिसके आधार पर आपने इमरजेंसी होने का निर्णय लिया, तो फिर कैसे मान ले इमरजेंसी? ठीक, आप मटेरियल तो लाइए, और जो मटेरियल लाइए उससे अगर एक आदमी भी इस समाधान पर आ सकता है कि यस सिचुएशन इज इमरजेंसी, तो ठीक है, मान लेंगे, हम भी मान लेंगे। तो उन्होंने कहा था एसआर बम्बई में कि आपातकाल के विषय पर बहुत लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू उपलब्ध है। लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड। एक तो प्रक्रिया का है कि जिस ढंग से लगना चाहिए उसी ढंग से लगना चाहिए, उससे इतर नहीं हो सकते। अगर उसमें इतनी सी भी कमी है तो हम रिवोक करेंगे। और दूसरा, इमरजेंसी थी या नहीं, इसको तय करने के लिए जिस मटेरियल का आपने उपयोग किया, जिन घटनाओं के, जिन चीजों के आधार पर, जिन परिस्थितियों की मौजूदगी के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर आए थे, उनकी पर्याप्तता ये हम नहीं देखेंगे कि वे इतनी पर्याप्त हैं या नहीं है। कि कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी के निर्णय पर आए, लेकिन इतना हम अवश्य देखेंगे कि क्या कोई भी आ सकता है। अगर कोई भी नहीं आ सकता तो फिर इमरजेंसी नहीं है। लेकिन यह बात आपातकाल के संबंध में कही गई है। किसमें? एसआर बम्बई में आपातकाल के संदर्भों में यह बात कही गई है। लेकिन यह बात अभी तक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के संबंध में नहीं कही गई है। इसलिए एसआर बम्बई में जो तर्क आया, और एसआर बम्बई में आया तर्क अप्रूव हुआ किसमें? रामेश्वर प्रसाद 6 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें फिर कहा, वही दोहरा दिया जो एसआर बम्बई में दोहराया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इमरजेंसी का लिमिटेड आधार पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यह इस्टेब्लिश्ड लॉ है। लेकिन इस इस्टेब्लिश्ड लॉ का प्रयोग अब तक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के संबंध में नहीं हुआ है। इसलिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसका जुडिशियल रिव्यू संभव है या नहीं, यह अभी भी एक ओपन क्वेश्चन बना हुआ है। इस संबंध में अभी कोई व्यू नहीं है। और जब जब यह व्यू विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तब तब डिसअप्रूव किया है, तब तब उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया बम्बई और रामेश्वर प्रसाद सिंह के रहते हुए।
तो फिर कैसे कहा जाए कि जुडिशियल रिव्यू संभव है? लेकिन आर्गुमेंटेशन जो वो मई और उसके आधार पर चलेगा, वो इसी आधार पर चलेगा कि है, ठीक है ना? यही कठिनाई है कानून की दुनिया की। कठिनाई मीनिंग देयर बाय, इसीलिए कानून को पढ़ा जाता है। और वहां सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है, कोई जादू थोड़ा ही कर देते हैं, कोई जादू थोड़ा ही है, न कोई वो ऐसा है कि वो सब जानते हैं हम मूर्ख, ऐसा भी नहीं है। या कोई जो जज बैठा है वो सब जानता है और हम बेवकूफ हैं, ऐसा भी थोड़ा ही है। ठीक है, वो तो एक व्यवस्था है, वो पीठ पर है, हम इधर है। हम नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। दिस इज द, ठीक है, ऑर्डर, ये एक व्यवस्था है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसके कारण से कई लोग ऐसा मान लेते हैं मानो वो पीठासीन है तो वो भगवान हो गए। भगवान कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं, भगवान भगवान ही है। लॉर्ड तो राम और कृष्ण ही है, बाकी है कोई नहीं। लॉर्ड कहने की परंपरा जिस समय शुरू हुई, उस समय वो परंपरा चमचागिरी में शुरू हुई थी, उस समय ब्रिटिशर्स का काल था, ठीक है, और एडवोकेट्स पढ़े लिखे घरों के लोग थे, ठीक है। तो ये भी ठीक है, सारे फ्रीडम फाइटर वो भी एडवोकेट थे, क्योंकि एडवोकेट सबसे निर्भीक होता है, वही फ्रीडम के लिए लड़ने की ठीक है, और फ्रीडम का महत्व भी उसी को मालूम होता है, इसलिए फ्रीडम के लिए लड़ने का जो जज्बा होगा वो उसी में होगा। बाकी तो लोग सरेंडर करते हैं, बाकी लोग लड़ते थोड़ा ही हैं। तो ये भी सही है, बाकी लोग लड़ते नहीं, इसका अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी लोग लड़ नहीं सकते, लड़ते नहीं है, उनका स्वभाव एक्सेप्शनली उनमें भी लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनली उनमें भी जो लड़ते हैं वे भी कुछ विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, तभी लड़ते हैं। आम आदमी का स्वभाव सरेंडर का होता है, वो सरेंडर करता है, ठीक है। तो विद्रोही स्वभाव ये वकीलों का होता ही है, तो इसलिए वो लड़ते हैं उस विषय को लेकर। तो चूंकि वकील ये निर्भीक होता तो बार बार वो चैलेंज करेगा ही चीजों को, ठीक है। तो ना कोई भगवान है और ना कोई कुछ है, तो फ्रीडम फाइटर्स भी सबसे ज्यादा वकील हैं। लेकिन इसके बाद भी ये भी सही है कि आदमी को लॉर्ड कहने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की, ये भी सही है। आदमी का कब से लॉर्ड हुआ? लॉर्ड तो हमारे राम और कृष्ण ही हैं, ये कब से लॉर्ड हुए? आदमी लॉर्ड नहीं हो सकता, ये सीधी सी बात है। लेकिन हर प्रोफेशन में कुछ लोग आ जाते हैं जो सिर्फ लाभ कमाने आते हैं और आपकी बात को मान्यता वही दे सकते हैं, तो उन्हें लॉर्ड कहना शुरू कर दिया। बाकी लॉर्ड कौन है? ठीक है, सरकार बहादुर और हुजूर, ये कौन है? हुजूर तो हमारे भगवान ही है, बस, बाकी कोई नहीं हमारा हुजूर, ठीक है। आप सम्मानित हैं, ठीक है, हम श्रीमान जी कहेंगे, मान्यवर कहेंगे, हम सर कहेंगे, ये कौन बात हुई? लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है, उसमें सारी चीजें चलती हैं। तो सवाल यह है कि जुडिशियल रिव्यू, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का दोनों तरफ आर्गुमेंटेशन संभव है। और इसीलिए जब भी कोई ऑर्डिनेंस जारी होता है तो एक पक्ष ये कहना शुरू करता है, एक पक्ष ये कहना शुरू करता है। आपको लगता है कोई जादू हो गया, जादू कुछ नहीं हुआ, वो तो दो पक्ष अवेलेबल ही हैं और अभी तक जो क्वेश्चन है वो अनडिसाइडेड है। एक बार डिसाइडेड हो जाए फिर भी होगा कि जो डिसाइड हुआ उसके मुताबिक ये नहीं है, तब इसलिए होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लिटिगेशन जो चलता है वो तो चलेगा, ठीक है, लेकिन उसे चलाने वाले कोई ईश्वर नहीं है, वो सिर्फ आर्गुमेंट की दो पद्धतियां हैं। तो लॉर्ड ड्यूनेडिन ने कहा था कि विश्लेषण, अब जब आप निर्णय पर आना चाहेंगे तो आपको स्थितियों का विश्लेषण ये करना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी निष्कर्ष पर आना चाहेंगे तो आपको विश्लेषण की एक पद्धति अपनानी पड़ेगी, तथ्यों की। भाई तथ्य होंगे, उनके विश्लेषण की एक पद्धति ये आपको अपनानी पड़ेगी और उस विश्लेषण की पद्धति से प्राप्त अनुभव उस तथ्य को तथ्य की मान्यता देगा
और तब तक वो तथ्य क्या कहलाएगा? हाइपोथेसिस, कल्पना। तब तक वो हाइपोथेसिस कहलाती है। और जब हाइपोथेसिस विश्लेषण की पद्धति से अनुभव करके हाइपोथेसिस को विश्लेषण की पद्धति से गुजारते हैं, और विश्लेषण की पद्धति से गुजरने पर जब वह सत्य सिद्ध होती है, तो उस अनुभव के कारण, सत्य सिद्ध होने का जो अनुभव है, वह उस हाइपोथेसिस को तथ्य बना देता है, और फिर उसकी सिद्धांत के तौर पर प्रतिष्ठा होती है, और फिर लोग उसे पढ़ते हैं। यही पढ़ाई का क्रम है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो सवाल यह कि विश्लेषण की पद्धति तो अपनानी पड़ेगी, और विश्लेषण की दो पद्धतियां उपलब्ध हैं। आपको कल भी बात की थी, वस्तुपरक और व्यक्तिपरक। वस्तुपरक में स्वयं वस्तुओं के गुणों का अध्ययन ये चलता है, स्वयं वस्तु के गुण का अध्ययन चलेगा, और व्यक्तिपरक में व्यक्ति अपनी भावना के मुताबिक वस्तु का वर्णन ये करता है। इसलिए वस्तुपरक विश्लेषण यानी, और वस्तुपरक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है वो किसी भी वस्तु के संबंध में सभी व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार से की जाएगी, जबकि सब्जेक्टिव एनालिसिस ये हमेशा भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो लॉर्ड ड्यूनेडिन ने कहा, भगत सिंह इंपरर में कल हम लोगों ने बात की थी कि जो इमरजेंसी की सिचुएशन है, जिसमें प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत दी गई, उस इमरजेंसी के संबंध में सब्जेक्टिव एनालिसिस की पद्धति यह अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन डिमांड्स, जो सिचुएशन है वो इस बात की डिमांड करती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इमरजेंसी, इसके संबंध में ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव एनालिसिस की पद्धति लगनी चाहिए। एंड द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल हैं, उन्हीं को केवल इस बात के लिए सक्षम मानना चाहिए कि वे इमरजेंसी एग्जिस्ट करने के संबंध में जो निर्णय लें उसे हम मान्यता दें। लेकिन एसआर बोम्मई इसके आगे की बात कहती है, ठीक हमने मान लिया, लेकिन गवर्नर जनरल आखिर व्यक्ति है। उन्होंने जिन स्थितियों के मद्देनजर इमरजेंसी एग्जिस्ट करने का निर्णय लिया, वे स्थितियां तो बताइए, तब हम ये देखेंगे कि क्या उन स्थितियों के आधार पर दुनिया का कोई भी आदमी इमरजेंसी एग्जिस्ट करने का निर्णय ले भी सकता है। और अगर दुनिया का कोई आदमी उन स्थितियों के आधार पर इमरजेंसी होने का निर्णय नहीं ले सकता, तो गवर्नर जनरल हैं तो इसी दुनिया के। तो फिर हम क्या मान लें कि गवर्नर जनरल ने सद्भावपूर्वक इस शक्ति का इस्तेमाल किया है या दुराशयपूर्वक? फिर तो यही मानना पड़ेगा, जब जो मटेरियल अवेलेबल है उस पर कोई भी उस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता जिस निष्कर्ष पर गवर्नर जनरल आए, तो फिर हम क्या माने? फिर तो एक युक्तिसंगत बात यही है कि यह माना जाना चाहिए कि नहीं, गवर्नर जनरल शक्ति का दुरुपयोग ये करने के लिए ही इस निष्कर्ष पर आए हैं, अन्यथा यह निष्कर्ष संभव नहीं। हाँ, ये ठीक है, चलो गवर्नर जनरल ने मटेरियल जो प्लेस किया उसके आधार पर ऐसा लगता है कि अगर मिलिट्री का जनरल रहा होता तो वो इमरजेंसी नहीं मानता, वो कहता निपटेंगे और उपलब्ध संसाधनों में ही निपटेंगे। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति मान सकता था। तो ठीक है, गवर्नर जनरल ने ठीक किया है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, एसआर बोम्मई ये कहता है, लेकिन एसआर बोम्मई जो कुछ कह रहा है वो आपातकाल के संदर्भों में कह रहा है कि राज्यों में जो आपातकाल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने पर लगता है, उसका जुडिशियल रिव्यू जब करवाया गया तो एसआर बोम्मई में यह कहा गया और उसको अप्रूव भी किया, किसमें? रामेश्वर प्रसाद सिंह ने। लेकिन अभी तक ये बात ऑर्डिनेंस के संबंध में नहीं कही गई, और इसके बाद भी जब भी ऑर्डिनेंस पावर को चैलेंज किया गया तो उनका व्यू वही रहा
कि नहीं सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है और इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा किसी भी आधार पर, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यहां पर होगा। लेकिन ये सार्वभौमिक है और अफर्म्ड व्यू है, इसलिए सार्वभौमिक के व्यू के आधार पर कहा जा सकता है कि होना चाहिए। नाउ इट इज द एकेडमिक क्वेश्चन, इट इज द डिबेटेबल क्वेश्चन, ठीक है, बट एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड दैट हैज नॉट डिसाइडेड इट येट, अब तक डिसाइड नहीं। आगे भगवान मालिक है, और यह प्रश्न सेवरल बार, कई बार सुप्रीम कोर्ट तक गया। जैसे स्वतंत्र भारत में इसके जी शुगर मिल सबसे पहले ये गया। अब जब एसके जी शुगर मिल ये राज्य के द्वारा जारी किए गए ऑर्डिनेंस के संबंध में, क्योंकि राज्यपाल को भी संवर्ती शक्ति 213 में प्राप्त है, यहां 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शक्ति है। तो उसके संबंध में जब विचार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि नहीं, हम इस शक्ति का इस्तेमाल जो राज्यपाल के द्वारा किया गया है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। वो उसी व्यू से प्रभावित थे, सीधे सीधे रिफ्यूज कर दिया, ना नहीं करेंगे। लेकिन जब बैंक नेशनलाइजेशन केस आया, क्योंकि डीएस नकारा को शायद कहते हैं, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे शायद बैंक नेशनलाइजेशन केस कहते हैं, जहां तक हमें याद पड़ रहा है, शायद वही है। बैंक नेशनलाइजेशन केस में क्या हुआ था, भारत सरकार उस समय इस विचार से बड़ी प्रभावित थी कि सरकार के द्वारा सारे व्यापार चलाए जाने चाहिए। आज इस विचार पर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और जिस पार्टी का यह विचार था उसी पार्टी ने कालांतर में इस सच्चाई को स्वीकारा कि सारी चीजें सरकार की नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह विचार श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखा था सामने, और जो प्राइवेट बैंकें थी सारी उन्होंने नेशनलाइज कर दी। उसके लिए ऑर्डिनेंस बुलाई थी, सबसे पहले ऑर्डिनेंस ही आया था, उससे उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन किया था, ठीक है। और उसके बाद आपका पीवी नरसिंह राव, वो भी उसी पार्टी के थे, और फिर मनमोहन सिंह, वो भी उसी पार्टी के थे। उन्होंने इस सच्चाई को अनुभव किया कि सरकार जब भी कोई व्यापार चलाएगी वो नाकारा लोगों को जन्म देगी। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, डीएस नकारा नहीं, बैंक नेशनलाइजेशन केस है, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये अनुभव में आया। आप सोचो, टाटा वगैरह बिजली दे रहे हैं, सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली, मिनटों में समाधान, और ये दे रहे हैं। जिन सरकार के पास इतने संसाधन वो दे रहे हैं तो इतनी महंगी, ठीक है। क्यों? ये चोरी करवा रहे हैं, इनके कर्मचारी चोरी करवा रहे हैं, और इनके कर्मचारी चोरी करवा रहे, तो जो कर्मचारी चोरी करवा रहे वो स्वयं सरकार है। सरकार तो एक व्यवस्था का नाम है, सरकार एक व्यक्ति का नाम थोड़ा ही है। उसके लिए एक उत्तरदायी नहीं, उसके लिए आप उत्तरदायी, और इसीलिए आप सरकारी नौकरी पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, क्योंकि चोर बनना है, कामचोर बनना है, बिना काम के पैसे लेने, रिश्वतें लेनी है, अन्यथा क्या सरकारी नौकरी में लाल लग रहे हैं? आप इस बात के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते कि सरकार ऐसे कानून बनाए कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो कार्यस्थल पे? ये नियम बनने चाहिए। आप इसकी मांग क्यों करते हो सरकार की ही नौकरी हमें मिले? तो सीधी की बात है। तो इस सच्चाई को, इसको आप गाली बकने के लिए खूब बकी है, उस पर कोई रोक नहीं, खूब बकी है, लेकिन सच्चाई यही है कि जहां प्राइवेट सर्विसेज हैं वहां सर्विसेज अच्छी हैं, कम पैसे में हैं, सस्ती हैं, सच्चाई यही है। लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार का यह मत था कि सारी चीजें सरकार में जानी चाहिए। तो जो प्राइवेट बैंक्स थी उनको नेशनलाइज करने के लिए, और आप देखें, आप जरा स्टेट बैंक में खाता खुलवा के देख लें, आपको सब नजर आ जाएगा कि कितना बेहतर बैंकिंग फैसिलिटीज हैं। जरा करके देखें। ये भी सही है कि प्राइवेट बैंकें भी मनमानी करती हैं, वो जो इंटरेस्ट के रेट लगा रही हैं वो बहुत शुद्ध गुंडागर्दी है, शुद्ध गुंडागर्दी। तो इस पर रोक लगाए ना सरकार।
सरकार की जो विधायी शक्ति है वो ये क्यों कर रही कि नहीं, या इसकी मांग क्यों की जाए कि नहीं सब ये सरकारी हो जाए, इसकी मांग की जाए इनकी गुंडागर्दी खत्म हो, इसकी मांग होनी चाहिए। खैर, लेकिन आर्थिक उपवर्षद यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें तत्कालीन सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया और ऑर्डिनेंस जारी करके सारी बैंकों को मीनिंग दे भाई, जिन्हें जिन्हें वो लेना चाहते थे उन सबको अपने हाथों में ले लिया और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकें घोषित कर दिया। ऐसा वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 जो आपको कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता देता है, वो ये शक्ति अपने पास आरक्षित कर लेता है कि राज्य चाहे तो युक्ति संगत विधायन के माध्यम से किसी कर्मचारी को किसी नागरिक को एक विशेष व्यापार करने से रोक सकता है और ये कह सकता है कि ये व्यापार सिर्फ हम करेंगे। जैसे रेलवे है, प्राइवेट रेलवे यहां नहीं है, इंग्लैंड में है, आप पढ़ते हैं प्लॉट में, फलानी रेलवे कंपनी, ढिमाकी रेलवे कंपनी है, वहां है प्राइवेट रेलवे, यहां नहीं है। तो स्थिति यह है कि इन्होंने सारी बैंकें नेशनलाइज कर दी। इसको चुनौती दी गई कि ऑर्डिनेंस आप इमरजेंसी में जारी कर सकते थे। आप इमरजेंसी बताइए, बैंकें नेशनलाइज करनी है तो पार्लियामेंट के सेशन चलने का इंतजार कर लेते हैं, उसमें एक्ट ले आते हैं, पास करा लेते हैं। ऐसी कौन सी आफत हो रही थी, ऐसी कौन सी बैंकों में डाके पड़ रहे थे कि आपने नेशनलाइज कर दी बाय थ्रू ऑर्डिनेंस, जबकि ऑर्डिनेंस तो सिर्फ इमरजेंसी में जारी होगा। तो आपने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है। यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए चल ही रहा था। इसी बीच किसने किया है? श्रीमती इंदिरा गांधी। हमने पहले भी कहा कि आप बस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते जाइए, आपको इस परिवार से नफरत हो जाएगी। ठीक है, इस शक्ति का स्पष्ट दुरुपयोग है। आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते तो इतना समझ ही सकते हैं कि कम से कम बैंकों को नेशनलाइज करने के लिए किसी ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं रही होगी। इतना तो अनुभव किया ही जा सकता है, कोई मूर्ख से मूर्खतम आदमी भी इतना अनुभव कर लेगा। यह शक्ति का स्पष्ट दुरुपयोग है। लेकिन वही बात है कि कॉलेजियम सिस्टम जिंदाबाद, उस समय तो कॉलेजियम भी नहीं था, सरकार जिसको चाह रही थी वही सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो डिसाइड ये किया, पहले तो डिसाइड करने में इतनी देर कर दी कि तब तक संसद के सत्र चलने लगे और संसद में, लोकसभा में सरकार बहुमत में होगी। ठीक है, सरकार ने पास करा लिया वो। ठीक है, इसीलिए हमने कल चर्चा की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस को जब एक्ट बनाने के लिए विधायी प्रस्ताव आए तो हाउसेस के नियम में यह परिवर्तन कर दिया जाए कि उसमें सरकार ये खोले कि इमरजेंसी क्या थी और क्यों उसने इमरजेंसी मानी। ये ठीक है कि इसके बाद भी लोकसभा से वो उसे पारित कराने में समर्थ रहेगी, और यह भी सही है कि इसके बाद भी ज्वाइंट सेशन की टेक्निक अपनाकर वो उसे पास करा ही लेगी। यह भी सही है। लेकिन राज्यसभा में दिक्कत आने पर जो फजीयत होगी सरकार की, ठीक है ना, उससे सरकार बचना चाहेगी और ये एक एडिशनल चेक लगाया जा सकता है। इसीलिए बात हो रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, डिसाइड करने में लेट किया, 7.5 महीने गुजर गए, तब तक हाउस चलने लगे, हाउस से उसे एक्ट बना दिया। जब एक्ट बन जाएगा फिर तो कोई बात ही नहीं बची, अब तो ऑर्डिनेंस है ही नहीं, अब तो एक्ट आ गया। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ इट इज ए एकेडमिक क्वेश्चन। ठीक है, देयर इज नो प्रैक्टिकल नीड टू डिसाइड इट, ठीक है, एट दिस टाइम, क्योंकि डिसाइड करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। भाई डिसाइड करोगे तो दिक्कत आएगी। कैसे प्रूव करोगे कि बैंकों का नेशनलाइज करना इतना जरूरी हो रहा था कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए? आएगा कहां से? और यही न्यायालय की पद्धति की विशेषता है जिसके कारण उस पर अभी भी विश्वास है। इसलिए नहीं कि वो पीठासीन अधिकारी महोदय कोई ईश्वर के वंशज है, ऐसा नहीं है। जो प्रक्रिया है वो ऐसी है
जब आप वहां बैठोगे और हम इधर खड़े होकर बोलेंगे तो रेशनल आर्गुमेंट आपको भी देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कह दो मेरा मन नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। तो बताइए। और उस समय जो मुंह काला होता है वो आपको मजबूर करता है कि सही करो। ठीक है, तो कह दिया कि भाई बात ही खत्म है, अब तो ये एकेडमिक क्वेश्चन बचा, देयर इज नो प्रैक्टिकल नीड, बात खत्म हो गई। इससे सबक लिया गया। सरकार ने क्या किया? 38वां संविधान संशोधन कर दिया। ये भी कौन कर रहा है? श्रीमती इंदिरा गांधी। और 38वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 123 में यह बात लिख दी कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है इमरजेंसी के संबंध में, और यह तर्क उन्होंने आरसी के ऊपर यानी बैंक नेशनलाइजेशन केस उसमें भी लिया कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन उनका पर्सनल है, उनका सब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इसकी होगी ही नहीं। और अब इस बात को इनेक्टेड फॉर्म में 38वें संविधान संशोधन से 123 में ले आए। किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी, वो जो संविधान बचा रहे हैं। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़िए, बस इस परिवार से नफरत हो जाएगी। जो इतना नाटकबाज लगेगा कि एक शुद्ध नाटकबाजों की फैमिली है। ठीक है, अब क्या हुआ? आपने ये कर दिया। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ठीक है, 38वां संविधान संशोधन करने के बाद जो डिसाइड हुआ, वो मुकदमा डिसाइड हुआ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 38वें संविधान संशोधन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू व्यक्त किया कि ठीक है, अब एकदम स्पष्ट रूप से, यद्यपि ये जुड़ गया है 123, फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि जो प्रेसिडेंशियल सेटिस्फेक्शन है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर चला गया। अभी भी इस पर विवाद संभव है। सिर्फ इतना ही कहा कि विवाद संभव है कि इसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कहा, इससे ज्यादा कुछ। उसके बाद अगला मुकदमा है ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए.के. रॉय ये एक ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के नेता थे। ए.के. राय शायद कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन ए.के. राय वो पर्सनालिटी हैं जो इमरजेंसी में हुए अत्याचारों के लिए उत्तरदायी बताए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को सलाहें उन्होंने ही दी थी 77 की इमरजेंसी के लिए। ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये मुकदमा हुआ, और इसमें ऑर्डिनेंस जारी हुआ था कौन सा, जो आजकल आप रासुका के नाम से जानते हैं, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से पहले लाए थे। इसको चैलेंज किया गया कि देयर इज नो सिचुएशन कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन, एनएसए में क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो होगा उसने कोई अपराध नहीं किया है, आपको ऐसा लगता है कि उसके कार्यों से लोक शांति भंग होगी, लगना झूठ भी हो सकता है। तो एनएसए के प्रोविजंस को चैलेंज किया गया और यह कहा गया कि अगर लाना भी है तो एक्ट के माध्यम से लाएं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने की क्या आवश्यकता। ऐसी तो कोई इमरजेंसी अब 80 में कम से कम नहीं है। 1980 में लाए तो 1980 में ऐसी तो कोई इमरजेंसी नहीं है कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन वो भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से लानी पड़े। ये तो कोई स्थिति नहीं है ऐसी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिबेटेबल क्वेश्चन है, दोनों तरफ आर्गुमेंट संभव हैं, लेकिन ठीक है सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है। इसमें यह जरूर जोड़ा कि लगता यह है, क्योंकि अब वही बात है कहां तक नहीं स्वीकारोगे, कहां तक नहीं स्वीकारोगे। तो यह जरूर कहा कि लगता ऐसा है कि मेलाफाइट्स यानी दुराशय ये ग्राउंड हो सकता है जो प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को चैलेंज कर दे, क्योंकि अगर वाकई कोई स्थिति नहीं है और फिर भी आपने इमरजेंसी मान ली तो फिर मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ आपने इमरजेंसी मानी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो यह माना जा सकता है कि मेलाफाइड के आधार पर जुडिशियल रिव्यू हो जाए, ऐसा लगता है। लेकिन दोनों तरफ आर्गुमेंट संभव है और इसको भी डिसाइड करने में इतना देर किया कि यह भी एक्ट बन गया। यह भी एक्ट बन गया तो बात ही खत्म है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा
कि मेलाफाइड ग्राउंड के आधार पर भी जब चैलेंज किया जाए ऑर्डिनेंस को, तो भी पिटिशनर जो साक्ष्य के संबंध में प्राथमिक नियम है कि जो कहेगा कि ऐसा है, सबूत का भार उसी पर होगा। यह साक्ष्य का सामान्य सिद्धांत है। यद्यपि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वे किसी भी विधान द्वारा अधिरोपित सीमाओं से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी विधान का आदर यह किया जाता है, इसकी यह परंपरा है। इसलिए यह ठीक है कि लागू नहीं होता विधान, लेकिन फिर भी वे उसका आदर करते हैं और उनका सबूत का भार हमेशा उसी पर होगा। तो अगर मेलाफाइड के आधार पर भी चुनौती दी जाए तो पिटिशनर पर ही पहला भार होगा कि वो ये सिद्ध करे कि देयर इज नो सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट हैज एक्टेड विद मेलाफाइड इंटेंशंस। जब तक ऐसा नहीं करते तब तक हम पिटिशन खारिज ही करेंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि मेलाफाइड के आधार पर संभव है हो जाए। लेकिन तब तक एक्ट बन चुका था, तो फिर कोई उन्होंने कुछ किया ही नहीं इस पे। अब इसके बाद एसआर बोम्मई डिसाइड हुआ, और एसआर बोम्मई में आर्गुमेंटेशन की बोला ही नहीं, ठीक है। लेकिन एसआर बोम्मई के बाद नागराज और टी वेंकटा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ये डिसाइड हुए, और टी वेंकटा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और नागराज दोनों में जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है वो व्यू ये है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यही उनका एस्टेब्लिश व्यू है। नागराज और आपका जो दूसरा नागराज और टी वेंकटा रेड्डी, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक है कि मेलाफाइड अतार्किकता, इरेशनलिटी, मेलाफाइड और इरेशनलिटी दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है, ज्यादा नहीं है। मेलाफाइड ये तब है जब स्वयं के लिए कोई लाभ सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, या वो लाभ ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी बात मनवा लेना चाहते हैं। जब स्वयं के लिए कोई लाभ, कोई का मतलब कोई है, स्वयं के लिए कोई लाभ सुनिश्चित करने के, स्वयं के लिए कोई लाभ, इसमें सिर्फ मॉनेटरी लाभ नहीं आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपने पैसे को इतनी बड़ी चीज समझ लिया है कि आप हर प्रकार की बात को सिर्फ पैसे से जोड़कर देखते हैं। बोले भ्रष्टाचार, जो पैसे लेता है वो भ्रष्टाचारी है, जो पैसे नहीं लेता वो महाचोर है, झूठ बोलता है, ठीक है, सबको गालियां बकता है, जीवों पर दया नहीं करता, हर प्रकार का गलत आचरण वो करता है, सिर्फ पैसे नहीं लेता। आपकी नजर में वो सदाचारी है। और एक व्यक्ति सिर्फ पैसे लेता है, बाकी सब अच्छाइयां उसके अंदर हैं, तो वो सदाचारी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सदाचारी होने से सिर्फ एक कदम नीचे है, जबकि वो सैकड़ों कदम नीचे है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपने हर चीज को पैसे से जोड़कर देख लिया है। पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है कि सारी चीजों है, बड़ी चीज है, लेकिन इतनी बड़ी भी चीज नहीं है। तो जब कहा गया कि मेलाफाइड वो होता है कि जब कोई लाभ, कोई का मतलब कोई होता है, सिर्फ पैसे के लाभ नहीं होते, आप अपनी बात मनवाने के लिए सिचुएशन जो नहीं है उसको चित्रित कर रहे हो, ये भी तो मेलाफाइड ही है। इसको दुराशय पूर्वक, मेलाफाइड हिंदी में क्या बोलते हैं, दुराशय पूर्वक, बोनाफाइड इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सद्भाव पूर्वक। तो मेलाफाइडली यू हैव एक्टेड टू सिक्योर सम बेनिफिट्स फॉर यू। अतार्किक, आपने कुछ सोचा ही समझा नहीं, अपने लिए कोई बेनिफिट रखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पर आपसे बिना विचार किए कोई भी काम कर देने की अपेक्षा है। सरकार जब निर्णय लेती है इसीलिए उसमें देर होती है,
सरकार का निर्णय जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि सरकार को हर पहलू पर सोचना पड़ेगा कि अगर हमने ये किया तो फिर विदेशी मित्रों की क्या प्रतिक्रिया होगी, जो देश के लोग अंदर लोग हैं जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं हो रही, विपक्ष की बात नहीं हो रही, लेकिन देश के अंदर भी आतंकवादी या अन्य प्रकार के देश विरोधी लोग रहते हैं। वो जनता के प्रति, जनता में क्या क्या कर सकते हैं, उसे बहुत सोचना होगा, तब डिसीजन लेना होगा। ठीक है, डिसीजन आसानी से नहीं हो सकते सरकार के, क्योंकि सरकार के डिसीजन से हर व्यक्ति प्रभावित होगा, हर व्यक्ति। इसलिए आपकी तरह वो मुंह नहीं चला सकते कि ऐसा क्यों नहीं कर देते। ये आपका व्यू हो सकता है कि ऐसा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने से क्या क्या होगा उस सबको एनालिसिस करके ही वैसा किया जाएगा। तो अतार्किक ढंग से, इरेशनल ढंग से काम करने का मतलब यह होता है कि आपने कुछ सोचा ही विचारा नहीं और उठाकर कर दिया। तो इरेशनलिटी, मैलाफाइड, ठीक है, ये सारे ग्राउंड कहा उन्होंने। इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, किसमें? आपका एक रॉय, उसमें कहा कि हो सकता है, डिबेटेबल है लेकिन संभव है हो जाए। कहा कुछ नहीं, क्योंकि तब तक वो एक्ट बन चुका था। लेकिन टी वेंकटा रेड्डी और नागराज, उसमें उन्होंने कहा कि जो इंस्टीट्यूट का जुडिशियल रिव्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक आधार पर होता है, जो विधायी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक आधार पर न्यायिक तौर पर पुनरीक्षित किया जाता है। और वो आधार क्या है कि विधायी का, जिसने वो विधायी कृत्य किया है, उसे संविधान के मुताबिक उस प्रकार के विधायन को करने की विधायी शक्ति अनुच्छेद 245, 46, 47, 48 रीड अलोंग विद, ठीक है, दो लिस्ट विच आर प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 7 है या नहीं, बस। और अगर वो विधायी शक्ति उसे है भी, तो वो उस शक्ति का इस्तेमाल करके किया गया इनेक्टमेंट संविधान के किसी अन्य प्रावधान का वायलेशन ये तो नहीं कर रहा, सिर्फ इस आधार पे होता है, इसके अलावा कोई आधार नहीं। इरेशनलिटी, मैलाफाइड आदि ग्राउंड ये इंस्टीट्यूट का जुडिशियल रिव्यू प्राप्त करने के लिए आधार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। और चूंकि ऑर्डिनेंस ये प्रभाव और प्रकृति में विधायी है, यद्यपि कृत्य कार्यपालिकी है, लेकिन प्रभाव में और प्रकृति में ये विधायी है, इसलिए इसका जुडिशियल रिव्यू ये मैलाफाइड या इरेशनलिटी के आधार पर नहीं होगा, केवल उन आधारों पर होगा जिन आधारों पर इंस्टीट्यूट का जुडिशियल रिव्यू होता है। और इंस्टीट्यूट का जुडिशियल रिव्यू सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसी के आधार पर होगा और नहीं होगा। यानी ये नहीं देखा जा सकता कि इमरजेंसी है या नहीं। आपने इमरजेंसी नहीं थी और इमरजेंसी मानकर ऑर्डिनेंस जारी किया, इस ग्राउंड पर नहीं होगा। ठीक है, तो नागराज और टी वेंकटा रेड्डी में टोटल बैन कर दिया। इसके बाद हमने पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोई देवता नहीं बैठते। इसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट, वहां का एक सिंगल जज, हसना भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे करके है मुकदमा, आपकी किताबों में है, देख लेंगे आप। उसमें सिंगल जज के समक्ष चुनौती फिर दी गई। उसने ठीक बात कही, उसने कहा कि प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, उन्हें जो भी शक्तियां दी गई या संविधान में किसी भी प्राधिकारी को जो भी शक्ति दी गई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए दी गई है। उसने जो निर्वचन किया, जो इंटरप्रिटेशन की पद्धति अपनाई है, वो फलमूलक पद्धति, उसी को अपनाया। ठीक है, कि आपका उद्देश्यात्मक अर्थान्वयन ये होना चाहिए। उसे कॉन्स्टिट्यूशन, वही बात जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई इनेक्टमेंट हो, वहां जो भी ताकत जिस भी प्राधिकारी को मिली वो इसलिए नहीं कि वो प्राधिकारी कोई बहुत देवता है
या वो कोई बॉर्न टू रूल पैदा हुआ है, शासन करने के लिए पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी मानसिकता को मोदी ने चैलेंज किया था जब उसने कहा था हम प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री को खुद को प्रधान सेवक मानना चाहिए। ये मानसिकताओं की बात है, ये ही की बात नहीं होती कि प्रधान सेवक कहने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सही है, कुछ नहीं होगा। लेकिन धारणा की बात है, धारणा की बात है, और धारणाएं परिणाम पैदा करते हैं। आप क्यों कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, धारणा ही तो है। लेकिन अगर आप ये धारणा अपने अंदर बलवती करोगे तो ब्रह्म के समान व्यवहार भी करना पड़ेगा। और जो ब्रह्म के समान व्यवहार करोगे तो डिस्क्रिमिनेशन संभव नहीं है, चोरी संभव नहीं है, झूठ बोलना संभव नहीं है। तो धारणा महत्व की है। धारणाएं ऐसी नहीं होती कि धारणाओं का कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब ना हो। आपने राजपथ ये बना रखा, उन्होंने कहा ना कर्तव्य पथ, ये कर्तव्य पथ है, ठीक है। तो धारणाओं की बात है, आप किस धारणा के साथ चलते हो, हम किस धारणा के साथ चलते हैं, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हो, ठीक है, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत खराब बात नहीं है, लेकिन जिस ढंग का ये शब्द समाज में समझा जा रहा है, ये जिस ढंग की धारणा को समाज में उत्पन्न करता है, उस धारणा पर जरा जाएं, फिर समझ में आएगा कि पर्सनालिटी में डिफरेंस कहां है, ठीक है ना। तो बात तो धारणाओं की होती है, तो धारणाएं अलग अलग ढंग की होती हैं। तो यहां उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये प्रकृति से विधायी है, प्रकृति, ठीक है, प्रभाव में विधायी है, इसलिए इसका जुडिशियल रिव्यू इस आधार पर संभव नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। केवल उन आधारों पर होगा जो इंस्टीट्यूट को चैलेंज करने के लिए उपलब्ध है, इसके अलावा कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब बस एक सवाल बचता है। हमने आपसे कहा था कि जब आप किसी भी इश्यू पर सवाल, ठीक है, विचार करना शुरू करें तो सवालों के माध्यम से करें। अब दो सवाल और बचते हैं। एक ऑर्डिनेंस कितनी बार जारी किया जा सकता है? ठीक, एक बार में 6 महीने रहेगा, अगर कुल काउंट करें तो 7.5 महीने रहेगा। लेकिन 7.5 महीने बाद हम दोबारा जारी कर दें, 13 जारी कर दें, 14 जारी कर दें, तो स्थिति क्या रहेगी? हां, कर्नाटका की बात बीच में छूट गई। तो कर्नाटका हाईकोर्ट के सिंगल जज ने यह कहा कि अर्थान्वयन कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। कोई भी ताकत किसी को भी मिली है, वो कुछ जरूरतों के मद्देनजर मिली है, तो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे गवर्नर हो, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, इसको सुनिश्चित किया जा सके, इमरजेंसी से निपटा जा सके, इसके लिए यह ताकत उन्हें दी। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अगर इमरजेंसी के बिना वो इसका इस्तेमाल अपने निहित हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर संविधान की भावना संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने स्ट्रक डाउन किया। लेकिन सिंगल जज की अपील तुरंत डबल बेंच में हो जाएगी, सेम हाई कोर्ट में, सेम हाई कोर्ट में डबल बेंच में अपील हो गई। कॉलेजियम सिस्टम जिंदाबाद, नागराज व्यू अफर्म हो गया। और नागराज में क्या कहा? किसी भी आधार पर नहीं, सिर्फ उस आधार पर जो इंस्टीट्यूट को चैलेंज करने के लिए आधार हैं उन्हीं पर होगी। वो मामला वहीं खत्म हो गया। यहां आप ये समझ लीजिए कि हाईकोर्ट का सिंगल जज ज्यादा मैच्योरिटी दिखा रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा तो ये समझ लेना ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कह रहा तो फिर उसमें रद्दोबदल संभव नहीं है, ठीक है ना। ये भाव बना लेना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, वो व्यवस्था में सर्वोच्च है, जो कहेंगे वो जब तक बदला नहीं जाएगा उसी का पालन होगा, सही है, लेकिन उसमें बदलाव का प्रयास नहीं हो सकता, ये नहीं, ये तो बात ही गलत है। बदलाव का प्रयास तो चलेगा, जब तक नहीं बदलेगा तब तक वही मानेंगे जो कहेंगे, ठीक है। तो आपका ये ड्यू निकल कर आया। अब सवाल ये बचता है, ऑर्डिनेंस कितनी बार जारी होगा?
तो हमने कहा था कानून में दोनों उत्तर संभव होते हैं। क्या है? बाधवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्शन, ठीक है, उसमें यह कहा है कि अगर आप बार बार ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, हर 7.5 महीने पर जैसे खत्म हुआ आप फिर ऑर्डिनेंस ले आए, फिर वो आगे 6 महीने और 7 महीने और 7.5 महीने चलता रहा, ठीक है, तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपको ताकत इसलिए दी गई ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन से निपटा जा सके, ना कि लेजिस्लेचर के अधिकार को रिप्लेस करने के लिए, इसलिए गलत है। लेकिन दिल्ली में 94 और 95 में बहुत सारे ऑर्डिनेंस एक के बाद एक लगातार जारी किए गए और एक्ट नहीं आए। दिल्ली के संबंध, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ना, जब उसको चैलेंज किया गया कि एक के बाद लगातार ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक्ट नहीं बना रहे हैं, और ये तथ्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष संभवतः है रखा गया कि पार्लियामेंट उस दौरान इतनी बिजी रही है कि संभव ही नहीं था कि इस एक्ट को हम पारित करा पाते, तो इस तथ्य को मान्यता दी है। इसका मतलब यह है कि आज की डेट पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितनी बार ऑर्डिनेंस जारी होगा, लगातार भी जारी हो सकता है, लेकिन समुचित कारण होने चाहिए। अगर समुचित कारण नहीं है तो नहीं हो सकता, ठीक है, आपको एक्ट बनाना ही होगा, ठीक है ना, 7.5 महीने की समाप्ति पर। अब एक और सवाल, ऑर्डिनेंस जारी किया आपने और उससे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूर्व का ये पलट गया, ठीक है, तब यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रभावहीन कर देने के लिए क्या ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है? इस प्रश्न को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रभावहीन कर देने के लिए विधि बन सकती है। शाहबानो के केस के बाद मुस्लिम प्रोटेक्शन जो बनाया था वो प्रभावहीन कर देने के लिए ही बनाया था, वो बन सकती है, ठीक है, तो क्या ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है? इस पर अफर्मेटिव आंसर आया है, यस हो सकता है। किसमें? विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ था, जो सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट थी, इसे पहले प्रमोशन से भरते थे, ठीक है, प्रमोशन से व्यक्ति वहां पहुंच रहा था, और वही बात है जो उस दिन हम अधिवक्ता दिवस के संदर्भों में कह रहे थे कि आपके पास एडवोकेसी करने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही नहीं था, और आप 50 साल एडवोकेसी करते रहे, तो ये कौन उपलब्धि है भाई? ये कौन उपलब्धि है? आपके पास विकल्प क्या था ये बताइए, और एडवोकेसी आपने किस प्रकार की? चलो उसी में आपने 50 साल कोई मानदंड स्थापित किए होते, या जो स्थापित मानदंड है उनके मुताबिक किया होता, ऐसा भी नहीं है। तो आप सिर्फ 50 साल एडवोकेट की ड्रेस पहनकर कचहरी जाते रहे, ये कौन उपलब्धि हुई भाई? इसके लिए कौन सा सम्मान? ठीक है, इसके लिए तो कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है कि अगर कोई सीबीआई आईपीएस किसी ने क्वालिफाई कर लिया और वो सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्था का अध्यक्ष सिर्फ इसलिए हो जाए क्योंकि वो कुछ सीनियर है, तो बेवकूफी की बात है। ऐसे महत्वपूर्ण पद वरिष्ठता के आधार पर नहीं दिए जाते, और यह परंपरा भारत की बहुत पुरानी है, ठीक है। महाराज भरत ने अपने किसी पुत्र को योग्य नहीं पाया। लोक पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है, ज्येष्ठता के आधार पर नहीं। हां, ज्येष्ठ योग्य तो दिक्कत नहीं, राम ज्येष्ठ भी हैं और योग्य भी हैं, तब कोई समस्या नहीं। लेकिन ज्येष्ठ भी अगर अयोग्य है तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ज्येष्ठता आधार नहीं है, योग्यता आधार है लोक पदों पर नियुक्ति के लिए, और ये भारत की परंपरा है। तो सवाल यह है कि सीबीआई डायरेक्टर ऐसे बना देंगे कि वो खाली सीनियर है बस। तो इस बात को चैलेंज किया गया विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, गलत बात है। तो सीबीआई के डायरेक्टर को नियुक्त करने के लिए उन्होंने अपने डिसीजन से नियमों का निर्माण किया। कर सकते हैं। अनुच्छेद 141 कहता है कि वे नियमों का निर्माण कर सकते हैं, और वे नियम सभी प्राधिकारियों पर ऐसे प्रभावी होंगे मानो कानून बन गया हो।
लेकिन इससे विधायिका की विधि निर्माण की ताकत प्रभावित नहीं होती, वो उनके पास रहती है। विधायिका चाहे उस विषय पर विधान बना दे और वो विधान सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के एकदम उलट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस संविधान की सीमाओं के अंतर्गत हो, संविधान का वायलेशन न करता हो तो कोर्ट भी संविधान से बना और विधायिका भी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बताया था कि भारत की विधायिका कैसी है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से जब तुलना की थी तो कहा था कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे आर सोवरन, ठीक है, बट नॉट सोवरन लाइक द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, ये बात आई थी। तो अब यहां ये सवाल आया कि इन्होंने नियम बना दिया, सरकार ऑर्डिनेंस ले आई और केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो बना बाद में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्थापित करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उसी में उन्होंने प्रावधान किया कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होगी। उन्होंने नियम बनाए थे कि ऐसे होगी, इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और कालांतर में उसे एक्ट बना दिया है, सेंट्रल केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट, ठीक है, वो 2004 है, चाहे 2005 है, चाहे 2003 है, वो बना दिया। इस बात को चैलेंज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए थे, विधायिका ने ऑर्डिनेंस से बदल दिया, ये एक्ट से बदलते, समझ में आया, ऑर्डिनेंस से नहीं बदल सकते। तो कोर्ट ने कहा नहीं, जो काम एक्ट से किया जा सकता है वो सारे काम ऑर्डिनेंस से किए जा सकते हैं। केवल कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, उसमें धन जमा करना और निकालना जो 114(3) के मुताबिक कानून की प्रक्रिया से होना चाहिए, बस वो ही कानून से होगा, बाकी सारे काम ऑर्डिनेंस से हो सकते हैं। ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। इसके अलावा विधायिका को, इसके अलावा कार्यपालिका को कहां कहां कानून बनाने की ताकत प्राप्त है, ये बहुत छोटा सा एक एस्पेक्ट है वो, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, इसके बीच क्या समानताएं और क्या भेद हैं, इस पर बात करके ईश्वर ने चाहा तो कल एग्जीक्यूटिव पार्ट खत्म, ठीक है, उसके बाद हम लोग जुडिशियल पार्ट पर चर्चा करेंगे अगले सप्ताह में, ऐसा अपेक्षित है।